according to the conditions we have the adaptation which takes place. जैसे कि अगर हाइपरट्रॉफी हो गया, अब ये मोस्टली हम देख सकते हैं इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स. सो इसमें जब लेफ़्ट एट्रियम होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड देता है. अब इसके वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं, बट मुझे आपको यहाँ पर एक सिंपली ये बताना है कि हाइपरट्रॉफी कैसी होती है. ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड इन दी लेफ़्ट वेंट्रिकल. अब लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा कि इसे सारा ब्लड पंप करना है, तो ये अपना फोर्स इंक्रीज़ करेगा. क्योंकि अगर नॉर्मली उसे एक एक्स अमाउंट लग रहा था टू पंप आउट 5 लीटर ऑफ ब्लड सपोज, और ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल कंडीशन उसे 7 लीटर ऑफ ब्लड पंप करना है, तो फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा. सो वी कैन से सपोज 3x लगता है. अगर ये कंटिन्यूसली चालू रहा लेफ़्ट वेंट्रिकल से 7 लीटर का ब्लड जो पंप आउट हो रहा है, इट कैन लीड टू दी हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल. यानी हाइपरट्रॉफी इसे हम 2 वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं. हाइपरट्रॉफी दैट इज हाइपर यानी बढ़ना, या फिर वी कैन से इंक्रीज इन साइज. अब अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो वी कैन से कार्डियक मसल का साइज़ बड़ा है. अगर कार्डियक मसल का साइज़ बड़ा है तो इन टर्न कार्डियक सेल्स का साइज़ बड़ा है. सो हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कार्डियक हाइपरट्रॉफी. सो हाइपरट्रॉफी में हमारे पास जो सार्कोमियर्स है उनकी भी साइज़ इंक्रीज़ होता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मायोसैटेलाइट सेल्स. अब ये मायोसैटेलाइट सेल्स क्या होता है? जैसे हमने बोन में पढ़ा, वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स. those were the stem cells of the bone. So similarly in case of the muscles we have the myosatellite cells. These are the multipotent stem cells. These are present between the mature muscles. और इसके वजह से हाइपरट्रॉफी में जो मायोसैटेलाइट सेल्स है ये एक्टिव होने की वजह से सार्कोमियर्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है. 10 सार्कोमियर यूनिट्स थे सपोज, वो सेल का साइज इंक्रीज़ होता है, वी कैन हैव 20 or more than it in the case of hypertrophy. So ये एक adaptation है which should occur in case of muscles. Similar example हम ले सकते हैं hypertrophy का in case of biceps brachii muscle. जैसे जो लोग जिम में जाते हैं एक मसल को एक्सटेंसिवली ट्रेन करते हैं, लेट इट बी बाइसेप्स ब्रेकाई और एनी अदर मसल, उससे क्या होता है कि वो मसल का साइज इंक्रीज होता है. देन वी हैव द अनदर अडेप्टेशन दैट इज द अट्रॉफी. अट्रॉफी यानी डिक्रीज होना साइज में. इसका एग्जाम्पल जैसे कोई पैरालिसिस पेशेंट है जिसका लिम्ब पैरालाइज्ड हो गया हो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेल है जो उस लिम्ब में कोई भी पर्टिकुलर अगर लिम्ब रहा तो उसके सेल साइज डिक्रीज होती है अलॉन्ग विद द सेल नंबर. सो इससे क्या होता है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है वो भी यानी डिक्रीज हो रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, श्रिंक हो रहा है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वुड लीड कि जो पहले एक एक्स साइज का था वो 0.5 एक्स साइज का हो गया, यानी कम हो गया. इन शॉर्ट अट्रॉफी, साइज में कम होना. तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. अब टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास 3 टाइप होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट द आइसोमेट्रिक, द सेकंड द आइसोटोनिक एंड द थर्ड ऑक्सोटोनिक. सो अब मैं यहाँ पर एक वेग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिले रिगार्डिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सो सपोज़ कि ये हमारा हैंड है और इस बंदे ने हैंड में डंबल्स पकड़ रखे हैं. तो इस पोजीशन जो है, इस पोजीशन में उसके ना ही मसल लेंथन हो पा रहा है ना ही शॉर्टन हो पा रहा है. तो यहाँ पर जो भी मसल होगा दैट इज़ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल इन द एंटीरियर पार्ट. तो ये मसल जो है वो ना ही फ्लेक्स कर रहा है ना ही एक्सटेंड कर रहा है. तो इसे हम कहेंगे द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. यानी अभी यहाँ पर जो मसल में टेंशन तो जनरेट हो रही है, पावर तो लग रही है,
उसे उस पोजीशन में रखने के लिए। लेकिन जो मसल का लेंथ है ना ही वो इंक्रीज़ हो रहा है ना ही वो डिक्रीज़ हो रहा है, इट इज़ रिमेनिंग कांस्टेंट। वेराज अगर ये बॉडी से दूर जाता है तो इसे हम कहेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल का लेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगा जैसे ही ये हैंड पीछे आएगा। और अगर ये हैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लेक्स होगा तो जो मसल का साइज़ है वो और डिक्रीज़ होगा और इसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो बोथ कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें मसल की लेंथ चेंज हो रही है लेकिन मसल की पावर जो है वो कांस्टेंट है, यानी उतनी ही ताकत लग रही है जितनी एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में लग रही होगी। द लास्ट टाइप विच वी हैव इज़ द ऑक्सीटोनिक कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ऑक्सीटोनिक कॉन्सेंट्रेशन है इसमें आपके दोनों पावर एंड लेंथ ऑफ मसल चेंज हो रही है। मसल है इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन स्ट्राइटेड मसल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्रेजेंट है और इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पिंडल शेप एंड हैज़ द प्रेजेंस ऑफ द कैवियोले विच आर द मेम्ब्रेनस इन्वेजिनेशंस। तो जो स्मूथ मसल्स है वो मोस्टली हॉलो ऑर्गन्स के वॉल्स पे पाए जाते हैं, इन केस लाइक स्टमक हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एंड ऑल्सो इन यूटरस। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, it is also present in the respiratory region, urinary region and the reproductive tracts. और सिंस ये स्मूथ मसल है तो इसे हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते, इट इज़ प्रेजेंट अंडर आर इनवॉलंटरी कंट्रोल विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें भी जो स्मूथ मसल है इसका मेन काम क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन करना, यानी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करना टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, या फिर पेरिस्टाल्सिस इन केस ऑफ जीआई ट्रैक्ट जिसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देन वी हैव द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स यानी जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, दैट पार्ट। सो हियर वी कैन टेक अ लुक दैट वी हैव द न्यूक्लियस which is centrally placed and here we have the sarcoplasmic reticulum। और एक और पॉइंट जो स्मूथ मसल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा कि स्ट्राइटेड मसल्स में जो शेप होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज़ वेल डिफाइंड, बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल वी हैव दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ इरेगुलर इन शेप एंड इज़ नॉट डिफाइंड। और इसमें जैसे हमने कहा कि इसके जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर अरेंज्ड इरेगुलरली एंड दे हैव द सपोर्टिंग यूनिट्स सच एज द प्लेक्स। अब ये प्लेक्स क्या होता है? दीज आर द एडिशन प्लेक्स, यानी ये जो रेड कलर में है ये वाला पार्ट, दीज आर द प्लेक्स, एडिशन प्लेक्स। ये सार्कोलेमा से अटैच करेगी और यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि we have the presence of caveolae. These are the membranous invagination. Connecting the adhesion plaques and the dense bodies. Dense bodies ये वो part है which is similar to the Z band which we have in the skeletal muscle। और ये जो dense bodies है और adhesion plaques है, इनके बीच में हमारे पास intermediary filaments present होते हैं which are made out of the Desmond and the Wilmington। So अब हम डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स प्रेजेंट हुए हमारी बॉडी में स्मूथ मसल के। सो हमारी बॉडी में वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द सिंगल यूनिट एंड द मल्टी यूनिट। अब जो सिंगल यूनिट होते हैं, दीज आर मल्टीपल सेल्स विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस जैसे हमने कार्डियक मसल्स में देखा, वैसे ही स्मूथ मसल्स में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और ये भी वही सेम फंक्शन करता है, दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल जो नर्व टर्मिनल से आ रहा है उसे स्प्रेड करना। सो इन केस ऑफ द पेरिस्टाल्सिस वी हैव द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट
जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इकट्ठा मसल के सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, विच विल लीड टू द फंक्शन ऑफ द पेरिस्टालसिस. So we can say these are found in the GI tract, the uterus, which is also responsible, which is also involved in the contraction in the bladder, same, and the small blood vessels. Whereas जो multi-unit smooth muscle unit है, these are the type of cell bundle which are in turn made out of the muscle cells, but इनके पास जो है gap junction absent होते हैं. So these are not connected by the gap junctions, and these cell bundles are separated by the basement membrane, and these multi-unit smooth muscle cells would contract individually. जैसे कि हमने देखा कि in case of single unit we have the contraction, united contraction, but in case of the multi-unit we have individual contraction, क्योंकि इसे जो एक नर्व है, एक नर्व एंडिंग है, वही एक मसल सेल को स्टिमुलेट करता है. सो इसके एग्जांपल्स है द लार्ज ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी सच एज एओर्टा, फेमोरल आर्टरी, जो फेमोरल आर्टरी है वो आपकी लेग में पाई जाती है. देन वी हैव द ब्रोंकियल ट्यूब्स, द एरेक्टर पिलाई मसल्स एंड द वास डिफरेंस.